म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की बात तो हम रोज सुनते हैं, इतना रिटर्न मिला, ये नया फंड आया है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब हम अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो वो असल में जाता कहाँ है? उसे मैनेज कौन करता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारे पैसे की सुरक्षा की क्या गारंटी है? और ये सवाल हर निवेशक के मन में होना ही चाहिए। हम अक्सर जैसे गाड़ी का मॉडल और माइलेज तो देखते हैं, पर उसके इंजन, चेसिस और सेफ्टी फीचर्स को नहीं समझते। म्यूचुअल फंड भी कुछ वैसा ही है। इसकी बाहरी चमक दमक के पीछे एक बहुत मजबूत कानूनी और ऑपरेशनल ढांचा है, और इसे समझना भरोसे के लिए बेहद जरूरी है। तो आज हम इसी इंजन और चेसिस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स की एक वर्कबुक है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। हम इसके तीसरे अध्याय के आधार पर भारत में म्यूचुअल फंड की कानूनी बनावट की एक एक कील और पेच को समझने वाले हैं। और ये सोर्स इसलिए बेहतरीन है क्योंकि ये कोई ओपिनियन पीस नहीं है। ये सीधे रेगुलेटर की सोच और इंडस्ट्री के नियमों को सामने रखता है। मतलब एक तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ब्लूप्रिंट है ये। चलिए तो फिर इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं। इसमें सबसे पहली और बुनियादी बात कही गई है कि भारत में हर म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में बनता है। अब ये ट्रस्ट शब्द सुनने में बहुत भारी भरकम और कानूनी लगता है। एक आम निवेशक के लिए इसका असल में क्या मतलब है? यहीं से आप समझिए निवेशक की सुरक्षा का पूरा किला बनना शुरू होता है। जब हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है तो इसका मतलब है कि यह भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत काम करता है। और इसका सबसे ज़रूरी फायदा यह है कि ये फंड चलाने वालों को, मतलब मैनेजमेंट को, फंड की संपत्ति के मालिकाना हक से पूरी तरह अलग कर देता है। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। मतलब पैसा मेरा है, चला कोई और रहा है, तो फिर मालिक कौन हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, आपने अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ पैसा एक भरोसेमंद रिश्तेदार को दिया और कहा, ये पैसा आप संभालिए और मेरे बच्चे के 18 साल के होने पर उसे दे दीजिएगा। यहां 3 लोग हैं, आप, आपका रिश्तेदार और आपका बच्चा। म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट भी ठीक इसी सिद्धांत पर काम करता है। ओके। जो पैसा हम और आप लगाते हैं वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC की संपत्ति नहीं बनता, वो ट्रस्ट की संपत्ति बन जाता है। और हम यानी निवेशक उस ट्रस्ट के लाभार्थी हैं, मतलब बेनिफिशियरी। AMC सिर्फ उस पैसे की देखभाल करने वाली मैनेजर है, मालिक नहीं। वाह, ये तो बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। मतलब AMC अगर कल को दिवालिया भी हो जाए तो हमारे निवेश किए हुए पैसे पर आंच नहीं आएगी, क्योंकि वो पैसा तो ट्रस्ट का है, AMC का नहीं। बिल्कुल सही। यही इस संरचना की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो इस ट्रस्ट के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला, स्पॉन्सर। ये वो कंपनी है जो म्यूचुअल फंड शुरू करने का आइडिया लेकर आती है। दूसरा, ट्रस्टी। ये हमारे और आपके जैसे निवेशकों के हितों के सबसे बड़े रखवाले हैं। और तीसरा, हम यानी यूनिट होल्डर्स, जो इस ट्रस्ट के असल मालिक हैं। जी। और इन तीनों के बीच का रिश्ता एक कानूनी दस्तावेज से बंधा होता है, जिसे ट्रस्ट डीड कहते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है स्पॉन्सर से। NISM की वर्कबुक साफ कहती है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी सुबह उठकर म्यूचुअल फंड कंपनी खोल सकता है। सेबी ने इसके लिए काफी सख्त नियम बनाए हैं। क्या शर्तें हैं स्पॉन्सर बनने के लिए? हाँ, और ये शर्तें बहुत जरूरी हैं। ये इसलिए है ताकि 90 के दशक जैसी स्थिति दोबारा ना बने, जब कोई भी कंपनी रातों रात आकर लोगों का पैसा लेकर गायब हो जाती थी। सेबी के नियम कहते हैं कि स्पॉन्सर का फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में कम से कम 5 साल का एक साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। 5 साल का? जी। उनकी नेटवर्थ पिछले कुछ सालों में पॉजिटिव होनी चाहिए, और सबसे जरूरी, उन्हें फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए, जिसका मतलब है कि उनकी साख और ईमानदारी पर कोई दाग ना हो। ये एक तरह का फिल्टर है जो सिर्फ गंभीर कंपनियों को ही अंदर आने देता है। तो स्पॉन्सर ने एक मजबूत नींव रख दी। अब आते हैं उस किरदार पर जिसे आपने निवेशकों का गार्डियन कहा, ट्रस्टी। ये कौन लोग होते हैं और इनकी असली ताकत क्या है? उन्हें गार्डियन कहना बिल्कुल सही है। अगर स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड का जनक है तो ट्रस्टी उसके पालक हैं। उनकी सबसे बड़ी और अकेली जिम्मेदारी ये देखना है कि फंड का हर काम सेबी के नियमों के दायरे में हो और हर फैसला सिर्फ और सिर्फ यूनिट होल्डर्स के हित में लिया जाए। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या असलियत में ट्रस्टी इतने स्वतंत्र होते हैं?
आखिर उन्हें नियुक्त तो स्पॉन्सर से जुड़ी संस्थाएं ही करती हैं, क्या यहाँ हितों का टकराव नहीं होता? बहुत वाजिब शंका है, और सेबी ने इसी शंका को दूर करने के लिए, इनकी स्वतंत्रता पक्की करने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। जैसे? एएमसी का कोई भी डायरेक्टर, बड़ा अधिकारी या कर्मचारी ट्रस्टी नहीं बन सकता। अच्छा। कोई व्यक्ति एक ही समय पर एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं हो सकता। ओह। और कम से कम 2/3 ट्रस्टी स्वतंत्र होने चाहिए, जिनका स्पॉन्सर से कोई लेना देना ना हो। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि ट्रस्टी किसी के दबाव में काम ना करे। बिल्कुल। जी अरे वाह, मतलब ट्रस्टियों की जिम्मेदारियों की एक पूरी चेकलिस्ट है। हाँ, जैसे कि वे एएमसी के साथ एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट करते हैं और उसमें साफ लिखा होता है कि एएमसी क्या कर सकती है और क्या नहीं। और अगर उन्हें लगता है कि फंड का काम नियमों के खिलाफ जा रहा है तो उन्हें एक्शन लेना होता है और सेबी को भी बताना होता है। बिल्कुल। उनकी भूमिका सिर्फ बैठकर देखने की नहीं है, बल्कि बहुत सक्रिय है। उन्हें हर 3 महीने में एएमसी की नेटवर्थ की जांच करनी होती है। वे निवेशकों की शिकायतों और उनके समाधान पर भी पैनी नजर रखते हैं। असल में ट्रस्टी एएमसी के ऊपर एक निगरानी रखने वाली अथॉरिटी है, जो सीधे तौर पर निवेशकों की ओर से काम करते हैं। तो स्पॉन्सर और ट्रस्टी ने मिलकर एक मजबूत ढांचा तो खड़ा कर दिया, लेकिन ये ढांचा अपने आप तो चलेगा नहीं। इसे चलाने के लिए एक इंजन चाहिए जो रोजाना निवेश के फैसले ले, बाजार पर नजर रखे, और वो इंजन है एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी। एकदम सही। एएमसी ही वो चेहरा है जिसे हम सब पहचानते हैं। एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी वगैरह। एएमसी को स्पॉन्सर या ट्रस्टी नियुक्त करते हैं, और इसके लिए भी सेबी की मंजूरी लगती है। फंड मैनेजमेंट से लेकर मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर सर्विस तक रोजमर्रा का सारा काम एएमसी ही संभालती है। एनएसआईएम की वर्कबुक में एएमसी के अंदर के स्ट्रक्चर का भी जिक्र है। इसमें फंड मैनेजमेंट, कंप्लायंस, ऑपरेशंस जैसी कई टीमें होती हैं। चलिए फंड मैनेजमेंट टीम की बात करते हैं। यही वो लोग हैं जो असल में हमारा पैसा कहाँ लगेगा ये तय करते हैं। ये तो बहुत बड़ी पावर है। हाँ, और इस पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इस टीम में मुख्य रूप से 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, रिसर्च एनालिस्ट, जो जासूसों की तरह कंपनी और इकोनॉमी की छानबीन करते हैं। दूसरे, फंड मैनेजर, जो इस रिसर्च के आधार पर शतरंज के खिलाड़ी की तरह चाल चलते हैं। मतलब कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है। जी। और तीसरे, डीलर्स, जो फंड मैनेजर के फैसलों को असल में बाजार में जाके अंजाम देते हैं। किसी भी स्कीम का अच्छा या बुरा प्रदर्शन सीधे सीधे फंड मैनेजर की काबिलियत पर निर्भर करता है। लेकिन क्या फंड मैनेजर पर कोई लगाम नहीं होती? क्या वो अपनी मर्जी से कहीं भी पैसा लगा सकते हैं, चाहे कितना भी जोखिम क्यों ना हो? यहीं पर एएमसी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विभाग काम आता है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट। कंप्लायंस ऑफिसर एक तरह से एएमसी के अंदर का पुलिस वाला होता है। उसका काम ये देखना है कि एएमसी और उसकी स्कीमें सेबी के बनाए हर नियम कानून का पालन कर रही हैं या नहीं। ओके। और उसकी रिपोर्टिंग सीधे एएमसी के हेड को होती है, ताकि उस पर फंड मैनेजमेंट टीम का कोई दबाव न रहे। अच्छा। और वर्कबुक में एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट का जिक्र है, जिस पर कंप्लायंस ऑफिसर को साइन करना होता है। ये क्या चीज है? ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। जब भी कोई नई स्कीम लॉन्च होती है तो उसके दस्तावेजों में हजारों बातें लिखी होती हैं। इस सर्टिफिकेट पर साइन करके कंप्लायंस ऑफिसर व्यक्तिगत रूप से ये जिम्मेदारी लेता है कि स्कीम के दस्तावेजों में सब कुछ सही है और सेबी के नियमों के मुताबिक है। अगर बाद में कोई गड़बड़ी निकलती है तो सेबी सीधे उनसे सवाल कर सकती है। ये जिम्मेदारी तय करता है। मतलब ये एक पर्सनल गारंटी जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास स्पॉन्सर, ट्रस्टी और एएमसी है, लेकिन ये इकोसिस्टम यहीं खत्म नहीं होता। सोर्स में कई और सर्विस प्रोवाइडर्स का भी जिक्र है। इनमें से सबसे पहले कस्टोडियन की बात करते हैं। ये क्या काम करता है? कस्टोडियन की भूमिका को समझे बिना निवेशक की सुरक्षा की कहानियां अधूरी है। इसे आप अपने बैंक लॉकर की तरह समझ सकते हैं। आपकी कीमती गहने आपके घर में नहीं, बल्कि बैंक के सुरक्षित लॉकर में होते हैं। ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड जिन शेयर्स और बॉन्ड्स में पैसा लगाता है, वो एएमसी के दफ्तर में नहीं रखे जाते। उन्हें एक स्वतंत्र कस्टोडियन के पास सुरक्षित रखा जाता है। अरे, इसका मतलब एएमसी सिर्फ उन सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने का फैसला ले सकती है, लेकिन उन्हें अपने कब्जे में नहीं रख सकती। इससे तो धोखाधड़ी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। बिल्कुल। यह सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज का एक क्लासिक उदाहरण है। एएमसी मैनेजर है, कस्टोडियन खजांची, दोनों अलग हैं और एक दूसरे पर नजर रखते हैं। अगला महत्वपूर्ण खिलाड़ी है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट या आरटीए।
ज्यादातर निवेशक जाने अनजाने में सबसे ज्यादा इसी से बात करते हैं। जैसे कि कैम्स और के फिनटेक। एकदम। जब भी कोई निवेशक यूनिट खरीदता या बेचता है, अपने बैंक खाते की जानकारी बदलवाता है या अपना अकाउंट स्टेटमेंट मांगता है, तो ये सारा काम पर्दे के पीछे आरटीए कर रहा होता है। वो लाखों निवेशकों का पूरा हिसाब किताब रखते हैं। वो इस पूरे सिस्टम की कस्टमर सर्विस बैकबोन है। वर्कबुक में ऑडिटर्स का भी जिक्र है और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प नियम है कि स्कीम का ऑडिटर और एएमसी का ऑडिटर अलग-अलग होना चाहिए। ऐसा क्यों? ये सेबी की दूरदर्शिता को दिखाता है। ये फिर से हितों के टकराव को रोकने के लिए है। सोचिए, अगर एक ही ऑडिटर एएमसी के खातों की भी जांच करे और स्कीम के खातों की भी, तो हो सकता है कि वो एएमसी के दबाव में आ जाएं। सही बात है। अलग-अलग ऑडिटर होने से एक दूसरे पर चेक बना रहता है। एएमसी का ऑडिटर देखता है कि कंपनी ठीक से चल रही है या नहीं, और स्कीम का ऑडिटर देखता है कि निवेशकों के पैसे का हिसाब सही है या नहीं। ये तो वाकई बहुत गहराई से सोचा गया है। तो इस पूरी सेना में कस्टोडियन, आरटीए, ऑडिटर के अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंकर्स और केवाईसी एजेंसियां भी हैं। ये सच में एक पूरा इकोसिस्टम है। एक आम निवेशक के 500 रुपए की एसआईपी के पीछे इतनी बड़ी मशीनरी काम कर रही होती है। बिल्कुल, और हर कोई अपने काम के लिए जिम्मेदार है। केवाईसी एजेंसी पक्का करती है कि निवेशक असली है, तो वैल्यूएशन एजेंसी पक्का करती है कि स्कीम के पोर्टफोलियो में मौजूद सिक्योरिटीज का दाम सही लगाया जा रहा है, जिससे एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू सही निकले। इस पूरी चर्चा में एक नाम और आता है, एमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। म्यूचुअल फंड सही है वाला विज्ञापन तो हम सब ने देखा है। तो एमएफआई की क्या भूमिका है? क्या ये सेबी की तरह एक रेगुलेटर है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। वर्कबुक साफ करती है कि एएमएफआई कोई रेगुलेटर नहीं है। ये भारत की सभी रजिस्टर्ड एएमसीज का एक संगठन या क्लब जैसा है। इसका काम इंडस्ट्री में अच्छे बर्ताव और पेशेवर मानकों को बढ़ावा देना है। तो ये इंडस्ट्री को सेल्फ रेगुलेट करने में मदद करता है? हाँ, कुछ हद तक। ये म्यूचुअल फंड सही है जैसे अभियानों से निवेशकों में जागरूकता फैलाता है और इंडस्ट्री की आवाज बनकर सरकार और सेबी से बात करता है। लेकिन इसके पास किसी एएमसी को सजा देने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार सिर्फ सेबी के पास है। तो कुल मिलाकर जब हम एक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते, हम एक पूरे किलेबंद इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे होते हैं। इस किले की नींव ट्रस्ट के कानून पर रखी गई है। स्पॉन्सर इस किले को बनाने की इजाजत लेता है, ट्रस्टी इसकी दीवारों पर खड़े पहरेदार हैं, एएमसी इसके अंदर की सेना है जो रोज काम करती है, और बाकी सर्विस प्रोवाइडर वो लोग हैं जो इस किले को रसद और सहायता पहुंचाते हैं। ये बाहर से जितना सरल दिखता है, अंदर से कहीं ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सेबी द्वारा अनिवार्य की गई ये पूरी संरचना सिर्फ एक चीज को हासिल करने के लिए डिजाइन की गई है, भरोसा। इसका हर नियम भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को अलग करने के लिए बना है ताकि हितों का टकराव कम से कम हो और निवेशक का हित हमेशा सबसे ऊपर रहे। एक स्वतंत्र ट्रस्टी से लेकर अलग ऑडिटर तक हर हिस्सा उसी पहेली का एक टुकड़ा है जिसका नाम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। ये जटिल संरचना निवेशकों की सुरक्षा के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन क्या यही जटिलता कभी-कभी इनोवेशन या तेजी के रास्ते में रुकावट भी बनती है? जैसे जैसे फिनटेक और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या इस ढांचे को निवेशकों के लिए और भी सरल और सीधा बनाया जा सकता है, या फिर सुरक्षा के लिए ये चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा इतने ही जरूरी रहें?